पीसीएस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, और इसमें हम आपको काफ़ी चीज़ें आपको करा रहे हैं। इसमें इन्वायरमेंट में आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रदूषण, पॉल्यूशन में हम आपको जो वायु प्रदूषण है वो आपको करा चुके थे। अब आएगा जल प्रदूषण। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमारा पीसीएस हिंदी जीएस टेलीग्राम चैनल है। इस पर हम कंटेंट और भी दे रहे हैं, पीडीएफ भी दे रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वायु प्रदूषण हो गया था, उसके बाद में जल प्रदूषण। ये हमारा हैंड रिटन नोट्स है। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ही हमने पॉलिटी को कंप्लीट किया है बिल्कुल डिटेल में। और अब पर्यावरण विषय के साथ जितने भी टॉपिक हैं वो भी डिटेल्स में आपको कंप्लीट करा रहे हैं। जल प्रदूषण है, जल की रासायनिक संरचना एवं अवांछनित परिवर्तन होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। इसके कारण में आप देखेंगे घरेलू अपमार्जक, सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, हाउस होल्ड से रिलेटेड जो भी डिटर्जेंट हैं, अपमार्जक हैं, उनके माध्यम से किस प्रकार से पॉल्यूशन होता है वो भी देख लेते हैं। अपमार्जक का प्रयोग करने से फॉस्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, यौगिक एवं एल्किल बेंजीन सल्फोनेट बहकर जल में प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आप लोग साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे डिटर्जेंट यूज करते हैं, तो उनके माध्यम से जो जल में, जैसे घरेलू जब हम चीज़ें यूज करते हैं या बर्तन धोते हैं, उसके माध्यम से जितने भी अपमार्जक हैं, जितने भी डिटर्जेंट हैं जो हानिकारक होते हैं वो जल के माध्यम नाली में, नाली से नाले में, नाले से आपकी जो भी नदी वगैरह है उसमें भी पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे पॉल्यूशन फैलने लगता है। और जलाशयों में जो झाग से आपने देखे होंगे, जो जलाशय होते हैं उनमें झाग के रूप में जो दिखता है वो क्या होता है, डिटर्जेंट ही होता है, अपमार्जक ही होता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे इसी में एक पॉइंट और है, अकार्बनिक फास्फोरस एवं नाइट्रोजन के जल में मिलने से जलाशय में शैवाल का विकास होता है। जिस तरीके से आप जलाशयों में शैवाल का डेवलपमेंट कैसे होता है, अकार्बनिक फास्फोरस और नाइट्रोजन के जल में मिलने से होता है, जिसको हम वाटर ब्लूम भी नाम दिया जाता है। ये आयोग ने कई बार पूछा भी गया है कि वाटर ब्लूम क्या होते हैं, तो आप आसानी से आप बता सकते हो। जैसे ये जलाशय है जिसमें पानी भरा हुआ है, फास्फोरस की मात्रा मान के चलो इसमें हो गई, और नाइट्रोजन की मात्रा, जल प्रस्फुटन माइक्रोजीव लेते हैं, है ना, और उनका विकास होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, सुपोषण, ठीक है, सुपोषण की कंडीशन हो जाती है। नियंत्रण के लिए आप देखेंगे इसको किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। चूना, इससे फास्फोरस तली पर जमा हो जाता है। अपमार्जकों में एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के स्थान पर लीनियर एल्किन सल्फोनेट का प्रयोग किया जाए। जब भी बात की जाएगी तो आप जो अपमार्जक है उस एल्किन बेंजीन सल्फोनेट है उसके स्थान पर क्या यूज किया जाएगा, लीनियर एल्किन सल्फोनेट। इस नाम को आप याद रखोगे। देन उसके बाद में दूसरा है सीवेज। सीवेज को देख लेते हैं। सीवेज में क्या है, जल में बड़े पैमाने पर अकार्बनिक जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। जलाशय में वाटर ब्लूम की स्थिति पैदा होती है, इसको हम यूट्रिफिकेशन बोलते हैं सीवेज के माध्यम से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जो सेप्टिक टैंक वगैरह होते हैं ना। जलाशय में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा और शैवाल का विकास ज़्यादा हो जाता है। अपघटन के लिए सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट क्या हो जाता है, विकास हो जाता है ज़्यादा। और बीओडी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं उसकी डिमांड भी ज़्यादा, इसमें बीओडी की मात्रा मांग ज़्यादा हो जाती है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जलीय जीव जंतु की मृत्यु होने लगती है। और जल में जो चीज़ें आ रही हैं, है ना, डिटर्जेंट वगैरह आ रहा है और जल में दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाता है। इसके नियंत्रण की बात करें, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को कम करने के लिए सेप्टिक टैंक, ऑक्सीडेशन पॉन्ड और फिल्टर बेड लगाए जा सकते हैं। इसके माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखेंगे आप औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट में जैसे सीवेज का उपचार है,
जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके पहले हम सीवेज के उपचार के लिए बात करें, डायग्राम बनाने का प्रयास किया है मैंने और दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। जैसे ये सीवेज है, प्राथमिक उपचार और सेकेंडरी उपचार। बड़े कार्बनिक पदार्थों को अलग किया जाता है और इसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीडेशन पॉइंट बोलते हैं जिसको हम। ये मैंने दिखाने का प्रयास किया है। जैसे ये टैंक है, ये सीवेज है, ठीक है। यहाँ से जो सीवेज के माध्यम से चीज़ें आ रही हैं और बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थों को अलग किया जाता है इसमें, इस वाले पॉइंट में, ठीक है। देन उसके बाद में जो छोटी चीज़ें रह जाती हैं वो इसमें दूसरे वाले पॉइंट में आ जाती हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीडेशन पॉइंट बोलते हैं इसको हम। ये द्वितीयक उपचार है। शैवाल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ मैंने जैसे बताया, शैवाल है, सूक्ष्म जीव है, ये ऑक्सीजन इसको देते हैं, ये CO2 ग्रहण करते हैं। CO2 से प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन छोड़ता है ये। औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसको भी देख लेते हैं। जहरीले रसायन तत्व जल में मिल जाते हैं, ठीक है। औद्योगिक अपशिष्ट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जहरीले केमिकल होते हैं, जो पारा है, लेड है, कॉपर है, रासायनिक है, जिंक है, जल में प्रवेश कर पारा मछलियों में चला गया। उन मछलियों का सेवन मानव द्वारा किया जाता है। जब पारा मानव में पहुंच गया तो मिनीमाता रोग हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे जापान के मिनीमाता खाड़ी के पास एक मिनीमाता नाम की एक खाड़ी है, वहाँ के पास जाने वाली मछलियों से सेवन से इस रोग का प्रसार बढ़ा। कनाडा में भी ये देखा गया और स्वीडन में भी देखा गया। जापान में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, जापान में तो हुआ ही था ये। ऑयल स्पिल्स, तेल के रिसाव से, है ना, तेल के अधिप्लावक जलीय क्षेत्र में, सागरीय क्षेत्र में तेल का रिसाव होने से भी। और कारण है तेल का टैंकर आपस में टकराने के बाद में एक दूसरे में टकराने के साथ जो तेल होता है, ऑयल होता है, वो फैल जाता है और वो बिखरने लगता है। तेल का उत्तोलन के दौरान तेल का रिसाव होना, जब जैसे हम जो आप बॉम्बे हाई देखेंगे, जो एरिया है जहाँ से तेल निकाला जाता है, तो वहाँ के जो तेल निकालने का, शोधन करने का जो तरीका है, तो उस दौरान उत्खनन के दौरान तेल का रिसाव होता है। आपको पता होगा, मशीनों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा झलकता है। तो वो जो समुद्र है, वो समुद्री एरिया है, उसमें वो जल के साथ मिल जाता है। तो समुद्री पारितंत्र जो इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जो समुद्री पारितंत्र है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और ऑयल स्पिल्स को रोकने के लिए कुछ कंट्रोल किया गया है, कुछ उपाय सुझाए, जैसे रासायनिक केमिकल मेथड के माध्यम से, जैसे डिटर्जेंट का प्रयोग किया गया। तेल को बुलबुले के माध्यम से वाष्पीकृत कर दिया जाता है और फिजिकल मेथड के माध्यम से दहन प्रक्रिया द्वारा तेल को जलाकर भी किया जा सकता है, उससे अलग पानी से। और मैकेनिकल जो मेथड है, मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, स्कीमर, वैक्यूम क्लीनर के माध्यम से तेल को खींचा जाता है। और बायो मेथड क्या है, बैक्टीरिया के माध्यम से तेल अतिप्लावक का नियंत्रित कंट्रोल किया जाता है। बैक्टीरिया का नाम है ऑयल जैपर। इस ऑयल जैपर का नाम आप बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे, आयोग ने फैक्चुअल रूप से कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। जल के मानक, जल में घुलित जल में CO2 की कमी है तो इसका अर्थ है कि जल प्रदूषित है। CO2 की अगर कमी होती है तो उसका अर्थ क्या होता है, जल प्रदूषित है। जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है, वो भी डिफाइन करता है कि जल में प्रदूषण कैसा है। जैसे BOD है, ये भी कई बार स्टेटमेंट में पूछा गया है, BOD COD, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीकल डिमांड देखेंगे, जैविक ऑक्सीजन मांग, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा CO2 की मात्रा कैसी है, ठीक है। CO2 केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्या है, जल में जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए, इसमें क्या है, जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन के लिए आवश्यक है, इसमें ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है। MPN ये भी देख लेते हैं। प्रदूषित जल में ई कोलाई जीवाणुओं, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, संख्या को इंगित करता है MPN। भूमिगत जल का प्रदूषित होना, क्या कारण हो सकते हैं, ये भी देख लें। नंबर 1 पॉइंट है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग होना, सीवेज के जल का रिसकर नीचे जाना, और इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो, ये कारण है भूमिगत जल का प्रदूषित होना। और प्रभाव क्या क्या है, प्रभाव देख सकते हैं आप। आपको डिटेल्स नोट दे रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल ये डिटेल है मेरे नोट्स,
आपको चीज़ें बिल्कुल ऐसी नहीं लगेंगी, कुछ चीज़ें छूट रही हैं, ठीक है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से यह नवजात शिशुओं की हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ही मिथेमोग्लोबिन बनाता है। कभी कभी आपको ये चीज़ें स्टेटमेंट में पूछेगा कि जल प्रदूषण के लिए किस किस पे इम्पैक्ट डालता है, तो आप स्टेटमेंट में अगर पूछे तो आप ये चीज़ें आसानी से आप बता सकते हैं। जैसे नवजात शिशुओं के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मिथेमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन के प्रवाह में बाधक है। इस रोग को मिथेमोग्लोबिनिया कहा जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम भी हो जाता है इससे। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग, इससे हड्डियां या दांत कमज़ोर हो जाते हैं। एक और कारण देखें, आर्सेनिक युक्त जल का प्रयोग से ब्लैकफुट नामक चर्म रोग होता है। देन इसके बाद इसके अलावा आर्सेनिक से डायरिया, हाइपरकेरोटोसिस, फेफड़े तथा त्वचा का कैंसर भी हो जाता है। ये तो कारण हो गए, प्रभाव भी देख लिया, कारण भी देख लिया हमने। जल प्रदूषण का एक रूप क्या है? जल में तापमान में वृद्धि, थर्मल पॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। गर्म जल के समुद्र में प्रवेश से या जल स्रोत में प्रवेश से समुद्री जल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। और ऊष्मीय प्रदूषण का कारण क्या है? कारण प्रभाव दोनों हम देखेंगे, जिससे कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए तो आराम से आप आंसर लगा सकें। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ताप ऊर्जा संयंत्र, घरेलू सीवेज, उद्योग, वाहन, ये चीज़ें क्या हैं? ये कारण हैं थर्मल पॉल्यूशन के। ऊष्मीय प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ सकता है? इफेक्ट ऑफ थर्मल पॉल्यूशन का, तो आप देख सकते हैं जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है। ये जल का तापमान बढ़ता है तो तो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो जाती है, जैव विविधता भी कम हो जाती है। जल का तापमान कम हो जाता है तो डिमांड ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? ज़्यादा, और जैव विविधता बढ़ जाती है। जैसे ये उद्योग धंधे हैं, आपने देखा होगा तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, जैसे पानी की मात्रा भी ली जा सके। कंडीशन है, ए कंडीशन देख सकते हैं आप, बी कंडीशन देख सकते हैं। नंबर 2, जल में पदार्थों में घुलनशील में वृद्धि। जल का तापमान बढ़ेगा, घुलनशीलता बढ़ेगी। जल का तापमान कम होगा, घुलनशीलता भी कम होगी। जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बढ़ने पर पोटेशियम साइनाइड की घुलनशीलता दोगुनी हो जाती है। जल की श्यानता, विस्कोसिटी और घनत्व, डेंसिटी भी कमी आती है, ठीक है। विस्कोसिटी और डेंसिटी में कमी आती है। कण नीचे बैठने लगते हैं, परिणामतः समुद्री जीवों के भोजन नहीं मिल पाता है। नंबर 4, रासायनिक क्रिया की इंटेंसिटी, जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। जलीय वनस्पतियों में कमी आने लगती है। ये सब पॉइंट हैं, आप ये नोट करना, ठीक है। जब इफेक्ट की बात करेगा, प्रभाव की बात करेगा, कभी कभी ये स्टेटमेंट में पूछ लेता है, ये पांचों पॉइंट आप नोट करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जलीय वनस्पतियों में कमी आने लगती है। जैसे 16 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर के बीच में डायटम सर्वाधिक उगते हैं। 30 डिग्री से 39 डिग्री टेम्परेचर के बीच में ग्रीन एल्गी का डेवलपमेंट होता है। 35 डिग्री 40 डिग्री ब्लू ग्रीन एल्गी का विकास होता है। अधिक ताप बढ़ने से ब्लू ग्रीन एल्गी मार्स में रूपांतरण हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बृहत एरिया ग्रहण कर लेते हैं। जल के तापमान में वृद्धि का एक सूचक है वो। जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ता है। जैविक क्रिया में वृद्धि हो जाती है। जैविक जो बायो रिएक्शन है वो वृद्धि हो जाती है, उसमें पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन में व्यवधान आता है। ताप बढ़ने से अंडे नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो अंडे होंगे उनके नष्ट हो जाने लगते हैं। जैसे एक नोट पॉइंट आप एग्जाम्पल के रूप में आप नोट करोगे, जैसे इलेक्ट्रॉन नामक की मछली है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अंडे देती है, जिसको अंडे देने को क्या बोलते हैं? हैचिंग। अगर टेम्परेचर 9 डिग्री से बढ़ने लग जाएगा तो वो अंडे नहीं दे पाएगी, अंडे नष्ट हो जाएंगे। तो इकोसिस्टम पर क्या है, एक इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। जीवन काल में कमी आएगी। तापमान में वृद्धि से सक्रियता में वृद्धि होगी, जीवन काल में कमी आएगी। जो उसकी लाइफ साइकिल है मछलियों की वो कम होने लगती है। उसके बाद में भोजन की कमी आने लगती है ना। ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी वृद्धि करने लगती है। ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होगी तो क्यों? कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, परिणामतः ऑक्सीजन की मांग ज़्यादा होगी। परजीवी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जो परजीवी मतलब पैरासाइट। और जल प्रदूषण के रोकने के जो प्रयास हैं
सरकारी प्रयास जो किए गए हैं वो भी देख लें आप, है ना। मैं ओवरऑल इतना बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ, आप कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे। ये हमारी बिल्कुल निःशुल्क सीरीज चल रही है। पॉलिटी भी मैंने निःशुल्क दिया सब्जेक्ट, और इन्वायरमेंट भी बिल्कुल निःशुल्क दे रहा हूँ। आगे जो भी सब्जेक्ट आएगा ज्योग्राफी वगैरह वो भी बिल्कुल मैपिंग के माध्यम से कराया जाएगा। जल निकायों का कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। और राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय जो डायरेक्टर है, केंद्र प्रायोजित स्कीम है ये। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना के तहत नदी, झील एवं नमभूमि के संरक्षण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देता है। तो आप याद रखेंगे, नदी, झील, नमभूमि के संरक्षण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देता है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी क्या है ये भी देख लेते हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया। पहले ये इस अथॉरिटी का नाम केंद्रीय गंगा अथॉरिटी का नाम था, फिर उसके बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी कर दिया। गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान का इसमें विलय कर दिया गया। 16 राज्यों के उपनदियों का संरक्षण पर बल दिया गया। प्रदूषित नदियों के किनारे बसे शहरों के प्रदूषक का अपशमन करना है। नाले से बहने वाले पानी का शोधन करना है, इस अथॉरिटी का काम है ये। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम NPCA, इसको देखेंगे आप। विभिन्न योजनाओं में समन्वय के लिए इसकी शुरुआत की गई। योजनाओं की लागत, योजना की लागत सामान्य राज्य की देखें, जनरल स्टेट है, केंद्र का 70% हिस्सा और राज्य का 30%। और जो स्पेशल जो स्टेट हैं उनके लिए केंद्र 90% फंड रेज करती है और राज्य 10% रेज करता है। ये भूमिका रहती है, आप इसको नोट करोगे, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हैं। जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। मुख्य स्तंभ है सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, वनीकरण, जैव विविधता का विकास, जन जागरूकता, गंगा ग्राम योजना, नदी सतह की सफाई, औद्योगिक प्रवाह निगरानी। ये कुछ पॉइंट हैं इसमें जो इसके मुख्य स्तंभ हैं। सॉलिड वेस्ट की बात करेंगे। सॉलिड वेस्ट में क्या क्या है, जैसे खनन अपशिष्ट है, माइनिंग वेस्ट बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, कॉरपोरेटिव वेस्ट है, बायो अपशिष्ट है, और जो केमिकल जो मेडिकल होती है, मेडिकल वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये सब इसमें आता है सॉलिड वेस्ट में। इसका प्रभाव क्या है ये देख लेते हैं। तो जैसे मिट्टी एवं जल का गुणवत्ता में कमी, अपशिष्ट के कारण मीथेन गैस का स्राव, देन पारा आर्सेनिक लेड युक्त अपशिष्ट के कारण मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम ये जो लागू किया गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 लाया गया सरकार के माध्यम से। स्रोत पर ही सूखे एवं गीले अपशिष्ट को अलग करना। सेकंड पॉइंट है, यह नियम सभी स्थानीय निकाय एवं नगरीय क्षेत्र पर लागू होता है। प्रदूषणकर्ता अपशिष्ट देखेंगे, वेस्ट है जैव निम्नीकरण, गैर जैव निम्नीकरण, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट। इस तीनों तत्पश्चात संग्रहकर्ता को सौंप देना है, ये कंडीशन है। इन तीनों चीज़ों को कलेक्ट करके संग्रहकर्ता को सौंप देना है। स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित यूजर शुल्क का भुगतान प्रदूषणकर्ता द्वारा किया जाता है। इस नियम के अंतर्गत विभिन्न पक्षकार हैं, देख लेते हैं ये पक्षकार कौन कौन से हैं। पर्यावरण मंत्रालय, शहरी विकास कल्याण मंत्रालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ग्राम पंचायत है, स्थानीय निकाय है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्तव्य का ये उल्लेख करता है। स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्व क्या क्या हैं ये भी देख लें, जो जिसको हम लोकल गवर्नेंस बोलते हैं।
अपशिष्ट का संग्रहण करना, यूजर शुल्क का निर्धारण और वर्मी कंपोस्टिंग इसमें शामिल है। इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद में एक और ख़तरनाक एवं अन्य अपशिष्ट नियम 2016 आया, हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल आया। देखो पहले ये वाला रूल आया, इस रूल को आप नोट करोगे, सॉलिड वेस्ट वाला, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016। ये कई बार आयोग ने पूछा है, ठीक है, यूपीएससी में, पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, और अन्य जो वनडे एग्जाम में फैक्चुअल रूप में भी पूछ लेता है इसके क्या वर्क हैं। इसके बाद में हजार्डस अदर एंड वेस्ट सॉलिड रूल, ये 2016 में आया था। खतरनाक पदार्थों के लिए कर्तव्य का निर्धारण करना। खतरनाक पदार्थ का धारक निम्नलिखित पदानुक्रम का जो सोपान है, जो वरीयता है, उनका अनुसरण करेगा। जैसे प्रिवेंशन करेगा, मिनिमाइजेशन करेगा, फिर उसके बाद रिवर्स, निवारण, न्यूनीकरण और पुनः प्रयोग, ये तीनों इसमें शामिल हैं। ये आप देखेंगे, जैसे तीन आपने पॉइंट ये देखे, जैसे ये निवारण, न्यूनीकरण और ये प्रयोग देखा, जैसे ये 3 पॉइंट देखे, जस्ट उसके 3 पॉइंट ये भी हैं, तो टोटल 6 पॉइंट हैं। पुनर्चक्रण होगा, रिसाइकल, रिकवरी और प्रयोग होगा, फिर निस्तारण हो जाएगा। ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के संबंध में 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इंदौर, ये देखेंगे आप, इंदौर घोषणा 3R। इंदौर घोषणा क्या है? मिशन शून्य कचरा के विजन पर बल देता है। और 6R क्या है? रिड्यूस है, रीयूज है, रिसाइकल है, रिकवर है, रीडिजाइन है और रीमैन्युफैक्चरिंग है। ये पॉइंट 6R में आते हैं। 7वां आप देखेंगे, 7वां क्या जोड़ दिया गया है? रिजॉइस, रिजॉइस पुनः आनंद करना, ठीक है, रिजॉइस। ठोस अपशिष्ट का उपचार कैसे किया जा सकता है, ये भी देखें। भूमि का भराव, लैंडफिल्स कर सकते हैं भूमि के अंदर, ठीक है। दहन, इंसिनरेशन कर सकते हैं। ठोस अपशिष्ट को 1000 डिग्री पर जलाया जाता है। समुद्र डंपिंग, ओशियन डंपिंग किया जा सकता है। ताप अपघटन, पायरोसिस, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की नियंत्रित कंट्रोल मात्रा में अपशिष्ट का दहन किया जा सकता है। ये सब उपाय हैं, ठीक है। जैविक अपशिष्ट को कंपोजिट कर सकते हैं। और वर्मी कल्चर, जैविक अपशिष्ट के साथ केंचुआ मिलाना, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं इसको। ये अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से निर्मित अपशिष्ट यह विकास की देन है। वेसल कन्वेंशन है ना, वेसल कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा। वेसल कन्वेंशन है अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ई अपशिष्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होते हैं दो देशों के बीच में जो ट्रांसफरेबल को प्रतिबंधित करता है। प्रमुख विनियम देखेंगे, मेजर रेगुलेशन देखेंगे। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन संचालन नियम 2002, ये इसके नियम है, ठीक है। ये रेगुलेशन कैसे किया जाता है। खतरनाक अपशिष्ट, ये प्रबंधन विनियमन नियम 2002 खतरनाक रसायनों एवं अपशिष्ट के संबंध में पर्यावरण मंत्रालय के दिशा निर्देश 1991 के माध्यम से किया गया। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट आया। देन उसके बाद में ये मृदा प्रदूषण है, इसको हम कल कराएंगे। आज इतना ही रखते हैं, लेते हैं विदा आज। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।